सो आर टुडेज टॉपिक इज निमोनिया एज वी ऑल नो। ठीक है, तो हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज निमोनिया पढ़ते हैं कि कैसे ये निमोनिया हमारी बॉडी में होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, इसके डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीजें याद हमको रहने वाली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आज आप पढ़ोगे कल आप हो सकता है वापस भूल जाओ, तो काफी नॉर्मल चीज है। हमको सिर्फ एक बार अगर समझ में आ जाए चीजें तो भूलना इस नॉर्मल चलेगा अगर हम भूल भी गए तो, बट एटलीस्ट कुछ चीजें तो हमें याद रहती है कि हाँ एटलीस्ट ये होता क्या है, तो बस वही जरूरी है हमारे लिए अभी। ठीक है, तो चलो हम लोग निमोनिया चालू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो कोविड ये चल रहा है, तो कोविड में पेशेंट्स को बेसिकली निमोनिया हो रहा है। एक्चुअली बाहर बैकग्राउंड में नमाज चल रही है यहाँ पे मेरे घर के आसपास, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है बैकग्राउंड में। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कोविड पेशेंट्स में आपने अगर उनकी HRCT स्कैन रिपोर्ट्स पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता है कि HRCT स्कैन में एक स्कोर होता है। कोई बता सकता है वो स्कोर कितने में से होता है? आप एक निमोनिया का उसमें स्कोर देते हो कि कितने % आपके लंग डैमेज हुए हैं। किसने RT-PCR रिपोर्ट हाँ यस 25 है ना, 25 का वो स्कोर होता है। तो वो मैं आपको रिपोर्ट लास्ट में बताऊंगा कि वो उसमें 25 का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, किस बड़ा इजी है वो, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी बस इतना याद रखना कि वो जो स्कोर होता है वो निमोनिया का होता है। तो एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज निमोनिया। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तो निमोनिया बड़ा आसान है, इट इज एन एक्यूट डिसीज जिसमें आपके लंग टिश्यूज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपका जो लंग का पैरेन्काइमा होता है, आपकी जो लंग की टिश्यू होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रखा है। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, मैं सिर्फ लंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीवेयर इन द बॉडी, जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्लड रिपोर्ट में एक चीज बड़ी एबनॉर्मल आती है। कोई अंदाजा, कोई गैस लगा सकता है वो चीज क्या होती है जो हाई आती है ब्लड रिपोर्ट में? ESR हाई आता है, एज वेल एज CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो आप अगर कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट देखोगे तो हर कोविड पेशेंट में CRP जो है वो बहुत ज्यादा आजकल बढ़ी हुई आ रही है। CRP की नॉर्मल वैल्यू हमारे बॉडी में होती है 10 से कम, 10 से क्या 6 से कम होना चाहिए, 6 mg से कम होना चाहिए CRP। और कोविड पेशेंट्स में वही CRP 100 के ऊपर आ रही है, 100, 130, इतने सीवियर केसेस आजकल आ रहे हैं, मतलब लंग डैमेज के। इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है लंग्स में कि CRP की लेवल इतना ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है। तो निमोनिया में बेसिकली लंग टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है। अब इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो हमको पता है कि इन्फ्लेमेशन में वहां पे WBC भी आएंगे, मैक्रोफेजेस भी आएंगे। तो इसलिए देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अकम्पनीड बाय द इनफिल्ट्रेशन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स, किसके साथ? WBC के साथ, सच एज न्यूट्रोफिल्स। तो WBC में जो न्यूट्रोफिल्स है ये सारे आके वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, एल्वियोलाई के अंदर आके, ब्रोंकियोल्स के अंदर आके लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन को बोलते हैं इकट्ठा होना, क्योंकि पहले इन्फ्लेमेशन हुआ तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बॉडी के मैकेनिज्म चलाती है। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू WBC वहां पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, है ना। और वहां पे बन जाता है फिब्रिनस एक्साडुएट। अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है ट्रांसडुएट, एक होती है एक्सडुएट। ये दोनों हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है जब उसमें से फ्लूइड निकलता है, तो ये दोनों फ्लूइड के नाम होते हैं। एक्साडुएट भी फ्लूइड है और ट्रांसडुएट भी फ्लूइड है, बट दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। जो ट्रांसडुएट होता है, ट्रांसडुएट में जो फ्लूइड लीक होता है लंग्स में, वो बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस इन द ब्लड वेसल होता है, याद रखना। ठीक है, जब भी हमारे ब्लड वेसल्स में हाइड्रोडायनेमिक चेंजेस होते हैं प्रेशर में, तो जो फ्लूइड रिलीज होगा वो कहलाता है ट्रांसडुएट। जबकि एक्साडुएट जो होता है ये इन्फ्लेमेशन में रिलीज होता है। जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही होती है तो जो फ्लूइड निकलता है वो एक्साडुएट कहलाता है। तो निमोनिया के केस में फिब्रिनस एक्साडुएट निकलता है। फिब्रिनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्साडुएट में फिब्रिन के फाइबर्स होते हैं। इसमें फिब्रिन होता है, इसमें फिब्रिनोजेन होता है जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो फिब्रिनोजेन, फिब्रिन, ये इसके अंदर पाए जाते हैं एक्साडुएट में, हेंस इट इज कॉल्ड एज फिब्रिनस एक्साडुएट। ठीक है, टिपिकली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि एक्साडुएट अगर निकल रहा है तो इसका मतलब पक्का कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है, क्योंकि बिना इन्फेक्शन के एक्साडुएट कभी नहीं निकलता है, याद रखना। बिना इन्फेक्शन के निकलता है ट्रांसडुएट, क्योंकि ट्रांसडुएट निकलने के लिए कोई इन्फेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर वो एक्साडुएट है तो एक्साडुएट का मतलब कि वो फ्लूइड के अंदर फिब्रिन है, फिब्रिनोजेन है, WBC है, और ये चीज हमेशा इन्फ्लेमेशन में होती है जब इन्फेक्शियस एजेंट से ये हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट से। अब वो इन्फेक्शियस एजेंट कुछ भी हो सकता है, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, और इट मे बी एनी फंगाई, क्योंकि निमोनिया आपको किसी से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से।
तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये थी एक प्यारी सी डेफिनेशन, ठीक है। तो बस 3 वर्ड्स पे पकड़ बनानी है, इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशन और फिब्रिनस एक्सेडुएट। अगर हमें 3 वर्ड्स याद रहते हैं तो डेफिनेशंस हमको इजीली याद रहेगी, ठीक है। एंड सो निमोनिया कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज इन्फ्लेमेटरी विद एक्सेडुएट सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, जनरली एक्यूट इन नेचर, ठीक है। निमोनिया स्टार्टिंग में हमेशा एक्यूट होता है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आगे जाके कोई भी एक्यूट कंडीशन क्रॉनिक में बदलने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये होता है निमोनिया। इसको फटाफट बस हम एक इमेज फॉर्म में देख लेते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारे लंग्स है, ऊपर वाली जो इमेज है उसमें जो हमारे एल्वियोलाई है तो वो कितने फ्री है, वो एयर स्पेस पूरी फ्री है हवा के लिए, उसमें कोई म्यूकस का सिक्रेशन नहीं है। देखो ब्रोंक्यूल्स भी पूरे फ्री है और हमारे एयर सैक्स भी पूरे फ्री है। जबकि जो नीचे वाली इमेज है, तो आप अगर नीचे वाली इमेज देखोगे तो नीचे वाली इमेज में देखो वही एयर सैक्स के अंदर देखो अभी क्या भर चुका है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, एयर स्पेसेस के अंदर पूरा फ्लूइड भर चुका है, फ्लूइड एंड पस भर चुका है इसके अंदर पूरा। तो आप सोचो कि जो चीजें में डिफ्यूजन होता है, जहां पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में, अगर उस जगह पे म्यूकस आ जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरप्ट करेगा, आपके डिफ्यूजन प्रोसेस में इंटरप्शन पैदा करेगा और इंटरप्शन के कारण पेशेंट्स को ब्रीदिंग एब्नॉर्मलिटीज होगी। इसलिए इसके पेशेंट सांस नहीं ले पाते निमोनिया में, क्योंकि सांस लेंगे कैसे, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जगह तो म्यूकस लेके बैठा हुआ है ना। तो ये होता है निमोनिया में हमारा एल्वियोलाई पूरे म्यूकस से फिल हो जाते हैं। ये होती है निमोनिया की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं निमोनिया का क्लासिफिकेशन। बड़ा इजी क्लासिफिकेशन है। निमोनिया को हम लोग 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। इसमें से पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट। साइट का मतलब कि कहाँ पे हुआ है निमोनिया, उसके ऊपर से उसका नाम दिया हुआ है। एक होता है लोबर निमोनिया, लोबर निमोनिया बोलो चाहे एल्वियोलर एयर स्पेस निमोनिया बोलो, मतलब नाम से क्या लग रहा है कि ये एल्वियोलाई में हुआ है। तो जो निमोनिया में म्यूकस आपका एल्वियोलाई में जमा हो जाता है तो वो कहलाता है एल्वियोलर निमोनिया या एयर स्पेस निमोनिया या लोबर निमोनिया, ठीक है। इसमें आपके ब्रोंकाई पेटेंट रहते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि इनमें कुछ नहीं है, इनमें कोई म्यूकस सिक्रेशन नहीं है। आपके जो ब्रोंकाई है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, है ना, इवन योर ब्रोंक्यूल्स, ये सब इसमें नॉर्मल है, इनमें म्यूकस नहीं भरा है, सिर्फ एल्वियोलाई में भरा है, तो वो कहलाता है एल्वियोलाई निमोनिया। सेकेंड जो होता है वो होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, बीच में। अब किस चीज के बीच में, दोनों किसी भी 2 एल्वियोलाई के बीच की स्पेस हो जाए, या एल्वियोलाई के अंदर जो एयर सैक्स बने हुए हैं, एयर सैक्स बहुत सारे होते हैं, तो उन 2 एयर सैक्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो अगर म्यूकस एयर सैक्स के अंदर भरे होने के अलावा अगर 2 एयर सैक्स के बीच में भी भरा हुआ है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी अगर भरा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। देखो यह इन्फ्लेमेशन इज कन्फाइंड टू इंटर एल्वियोलर सेप्टा, मतलब 2 एल्वियोलर के बीच का जो सेप्टम होता है, जो स्पेस होती है, इसमें वो भी ओपन नहीं है, उसमें भी म्यूकस जमा हो गया है, ठीक है। तो वो होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब देखो ये अलग अलग निमोनिया अलग अलग बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जैसे कि एल्वियोलर निमोनिया मोस्ट कॉमनली न्यूमोकोकल निमोनिया से होता है, जो न्यूमोकोकस होता है हमारा, उससे होता है। इंटरस्टिशियल निमोनिया जो होता है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होता है, या फिर वायरस से भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी वायरस से। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में चांसेस क्या है पेशेंट को, इंटरस्टिशियल निमोनिया हो रहा है पेशेंट्स को, क्योंकि कोरोना इज अ वायरस नॉट अ बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया होता तो एल्वियोलर निमोनिया होता, बट इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस। सो जो पेशेंट्स को निमोनिया हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये और डेंजरस है, क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस भी पूरी फुल है म्यूकस से, और एयर स्पेसेस के अगल बगल वाली जो जगह है वो भी पूरी फुल हो चुकी है। मतलब एक तरीके से आप ये सोचो कि एल्वियोलाई का दम घुट रहा है, उसको सांस लेने के लिए जगह ही नहीं है एल्वियोलाई को, तो अगर एल्वियोलाई खुद ही सांस नहीं ले पाएंगे तो आप कहां से ले पाओगे, है ना, सिंपल सा फंडा है। तो एल्वियोलाई को इसमें घुटन ज्यादा होती है सेकेंड वाले निमोनिया में, इंटरस्टिशियल में। इसलिए कोरोना पेशेंट्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सीवियर वाली आ रही है, ठीक है, ये याद रखना। 2 हो गया। अब जो थर्ड है वो होता है ब्रोंको निमोनिया। अब ब्रोंको से हमको इमीडिएटली हिट कर जाना चाहिए, अंचित उसे बाहर निकाल।
ठीक है। तो ब्रोंको निमोनिया से हमें इमीडिएटली हिट करना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कंडक्टिंग एयरवेज, मतलब कि आप इस केस में जो म्यूकस है वो आपके ब्रोंकस तक आ चुका है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जितने भी आपके ब्रोंकस के डिविजन्स होते हैं उनमें पूरा भरा हुआ है आपका म्यूकस, उनमें पूरा इन्फ्लेमेशन हो रखा है। तो अगर इन्फ्लेमेशन आपके कंडक्टिंग एयरवेज में हुआ है तो हम उसको बोलेंगे ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। स्पेशली देखो ये कहाँ पे होता है, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जहां पे हमारा टर्शरी ब्रोंकाई खत्म होता है, जहां से हमारे लंग्स के ब्रोंकियोल्स चालू होते हैं, उस रीजन पे ये ज्यादा जमा होता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे ज्यादा जमा होता है, इसलिए कहलाता है ब्रोंको निमोनिया। और ब्रोंको निमोनिया में एटलेक्टेसिस में बी प्रेजेंट। एटलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग कोलैप्स। हमारे हो सकता है कि पार्शियली लंग्स कोलैप्स कर जाए। लंग्स कोलैप्स करने का मतलब क्या होता है, यही, अगर एल्वुलाई ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा एल्वुलाई में तो एल्वुलाई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे, और उसी कोलैप्स को हम बोलते हैं एटलेक्टेसिस, ठीक है। तो एटलेक्टेसिस इज अ वर्ड गिवन फॉर लंग कोलैप्स। जब प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो उसको हम एटलेक्टेसिस बोलेंगे, याद रखना। और ये केस आपको दिखता है स्टिफ्लोकोकल निमोनिया में। स्टिफ्लोकोकस जो आपका होता है बैक्टीरिया, सो इन केस ऑफ स्टिफ्लोकोकल निमोनिया आपको ब्रोंको निमोनिया मिलता है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है सभी को, एक बार मुझे श्योर कर देना। Okay, fine. So these were the three classifications based on site. Okay, first one was the alveolar pneumonia, second was the interstitial, and third one was the bronchopneumonia. देखो इसको एक बार इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इमेज में जो ब्रोंको निमोनिया है उसमें देखो जो सिक्रीशन है, येलो येलो सिक्रीशन, वो केवल आपके एयर से ब्रोंकस में, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में है ना, इन जगह पे ज्यादा होता है। लोअर निमोनिया में आपके पूरे लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो अपर लोब हो, चाहे वो मिडिल लोब हो, चाहे वो लोअर लोब हो, ठीक है, पूरे लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इंटरस्टिशियल निमोनिया में देखो सारे एयर स्पेसेस के बीच में भी पूरा येलो फ्लूइड भरा हुआ है। इंटरस्टिशियम जो स्पेस होती है उसमें भी पूरा भरा हुआ है। सबसे ज्यादा डेंजरस जो होता है वो होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसकी इमेज ही देखो ना आप लोग, पूरा लंग को येलो कलर से इन लोगों ने डिनोट किया है। तो ये क्या बता रहा है कि पूरे लंग में ओवरऑल म्यूकस भर चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है। तो आप जब लंग्स के एक्सरे देखोगे तो एक्सरे आपको पूरे ब्लैक कभी नजर ही नहीं आने वाले हैं, आपको उसमें व्हाइट ओपेसिटीज मिलेगी एक्सरेज में। तो एक्सरेज में व्हाइट ओपेसिटीज मिलने का मतलब होता है कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस निमोनिया। तो ये थे हमारे 3 टाइप के निमोनिया, ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। तो एक होता है प्राइमरी निमोनिया, एक होता है सेकेंडरी निमोनिया। बड़ा इजी है, सिर्फ समझना। प्राइमरी निमोनिया किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से होता है, किसी स्पेसिफिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से होता है ये प्राइमरी वाला। और प्राइमरी निमोनिया होने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या प्री एग्जिस्टिंग एब्नॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होने की जरूरत नहीं होती है। अब प्री एग्जिस्टिंग एब्नॉर्मलिटीज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या क्या हो सकती है? हो सकता है किसी पेशेंट को सीओपीडी हो, अस्थमा हो, एम्फाइजीमा हो, ब्रोंकाइटिस हो। तो जो पेशेंट को पहले से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें अगर निमोनिया होता है तो वो सेकेंडरी निमोनिया कहलाता है, ठीक है। अगर निमोनिया किसी डिसीज के कारण हो रहा है तो सेकेंडरी निमोनिया कहलाएगा। बट अगर किसी पेशेंट में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है और अगर उसको निमोनिया होता है तो वो कहलाता है प्राइमरी निमोनिया, ठीक है। तो प्राइमरी निमोनिया में जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये होते हैं: स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा। ये सब कॉमन हमारे बैक्टीरियाज है जो प्राइमरी निमोनिया को करवाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के नाम तो हमको याद करने ही पड़ेंगे। तो बड़े इजी बैक्टीरिया है, हम बहुत कॉमनली इनको सुनते ही है: माइकोप्लाज्मा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बहुत कॉमन बैक्टीरियाज है जो प्राइमरी निमोनिया को कॉज कराते हैं। अब बता सेकेंडरी निमोनिया। तो सेकेंडरी का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसमें कोई स्पेसिफिक पैथोजन नहीं होता है, या तो इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होने की जरूरत नहीं होती है। ये पेशेंट को बिकॉज ऑफ सम सेकेंडरी चीजें होता है। इसका मतलब इसमें पेशेंट को कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होगी सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी वाले में नहीं होगी, सेकेंडरी वाले में होगी। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब क्या होता है? सोचो किसी पेशेंट को पहले से ब्रोंकाइटिस है या पहले से ब्रोंकाइटिस है या उसके लंग्स में एब्सेस है, लंग्स में ट्यूमर है ना। तो ये जो कंडीशंस होती है ये और फेवर करती है निमोनिया को होने के लिए। तो अगर इन कंडीशंस के कारण निमोनिया हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी निमोनिया। इसके अलावा जो डेंटल एक्सट्रैक्शंस प्रोसीजर्स होती है, जो दांतों के जो डेंटिस्ट लोग डेंटल ऑपरेशंस करते हैं
टॉन्सिलेक्टॉमी करते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं। तो क्या होता है, टॉन्सिल्स को रिमूव करते वक्त अगर बैक्टीरिया की एंट्री हो जाए आपके माउथ से, या कभी कभी क्या होता है कि जब दांत को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब दांत को तोड़ा जाता है, डेंटिस्ट जब दांत को तोड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपका दांत है वो उसके इंस्ट्रूमेंट से छूट के आपके विंड पाइप में चले जाए। आप उस दांत को आपके विंड पाइप में चले जाए, आपके ट्रैकिया में चले जाए वो पीछे, और अगर दांत वो ट्रैकिया में चला गया तो वो आपके लंग्स में जाके अटक जाएगा, वो आपके किसी भी ब्रोंकस में जाके वो दांत अटक जाएगा। और अगर वो दांत अटक गया लंग्स में जाके, तो फॉर लंग्स वो टीथ क्या है, वो एक फॉरेन बॉडी है। तो जब भी लंग्स को लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है उसके अंदर, तो वो इन्फ्लेमेशन करा देता है लंग्स में, और इसी इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं निमोनिया। तो देखो एक एक्सरे की इमेज दिखाता हूं मैं, वो एक्सरे की इमेज में देखो आप देख पा रहे हो जो रेड मार्क से किया गया है, छोटा सा एक व्हाइटिश स्पॉट आप देख पा रहे हो, वो टीथ है। किसी का डेंटल ऑपरेशन हो रहा होगा तो जनरली ये बहुत रेयर होता है, बट कभी कभी वो दांत एकदम से छूट के आपके ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाके अटक जाता है। तो देखो जो व्हाइट दिख रहा है ना, वो टीथ है। तो उसके कारण अगर निमोनिया होगा तो वो सेकेंडरी निमोनिया कहलाएगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से सेकेंडरी निमोनिया होता है। फिर एस्पायरेशन ऑफ पस फ्रॉम इंफीरियर नेजल साइनस, हमारे जो नाक होती है, नाक में साइनसेस होते हैं, तो इंफीरियर नेजल साइनस से एस्पायरेशन ऑफ पस, इसका मतलब किसी किसी को पस निकलती है। पस का एस्पायरेशन जब आप करते हो प्रोसीजर, एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को निकालना। जिस जगह घुटने में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को हटाना, उस लिक्विड को बाहर निकालना, इसको एस्पायरेशन बोलते हैं। तो जब ये ऑपरेशंस होते हैं, जब आपके इंफीरियर नेजल साइनस, जिनको साइनोसाइटिस होता है, आपने सुना होगा साइनोसाइटिस बहुत लोगों को कॉमन होता है, तो साइनोसाइटिस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपके नोज को ड्रेन करते हैं, एस्पायरेट करते हैं, पस को हटाते हैं। तो उस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन कॉट हो गया तो वो आपके लंग्स में आके सेकेंडरी निमोनिया करा देगा, ठीक है। तो अब एक हमको आइडिया लग चुका है कि व्हाट इज प्राइमरी निमोनिया एंड व्हाट इज सेकेंडरी निमोनिया, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। फिर आता है एक इसके अंदर और एक निमोनिया होता है, उसको बोलते हैं सुपरेटिव निमोनिया। अब सुपरेटिव निमोनिया को नेक्रोटाइजिंग निमोनिया भी बोला जाता है। अब देखो नेक्रोटाइजिंग का मतलब क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग का मतलब होता है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, परमानेंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो समझो आपका लंग्स का अगर वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स मान लो कि इनएक्टिवेट भी हो गया, अगर आपने दवाई से उस ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट भी कर दिया, बट तो भी अगर आपके लंग्स हील नहीं कर रहे हैं, अगर लंग्स में तो भी कॉन्स्टेंटली नेक्रोसिस होते जा रही है, तो वो कहलाता है सुपरेटिव निमोनिया। So when lungs doesn't heal completely even after the inactivation of organism, then it is called as suppurative pneumonia, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट फीचर्स आपको क्या मिलते हैं, लंग टिश्यू का डिस्ट्रक्शन मिलता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, और सब्सिक्वेंट फाइब्रोसिस बन जाती है वहां पे। और एक बार, क्योंकि आपको पता है कि नेक्रोसिस जब हील होती है तो बॉडी उस जगह पे फाइब्रोसिस कर देती है, और फाइब्रोसिस होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आपके नॉर्मल लंग टिश्यूज फाइब्रस टिश्यू से एक्सचेंज हो जाएंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, है ना। आपका लंग्स कितने ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे। फाइब्रस टिश्यू का मतलब क्या होता है, फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस। जहां पे फाइब्रोसिस होगी वहां पे स्टिफनेस आएगी, और अगर लंग्स स्टिफ हो गए तो वेंटिलेशन करने में हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट को ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो याद रखना सुपरेटिव निमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है ना, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है ये पेशेंट्स के लिए। और इसके जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको करवा सकते हैं वो होते हैं स्टिफ्लोकोकस ऑरियस, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टिफ्लोकोकस ऑरियस जो होता है इसको हम पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा पस फॉर्म करता है ऑरियस, ठीक है। तो स्टिफ्लोकोकस ऑरियस में ये बहुत ज्यादा होता है, और ओकेशनली ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से भी हो सकता है ओकेशनली, ठीक है, याद रखना। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, फाइनल क्लासिफिकेशन, वो है ऑन द मोड ऑफ एक्वायरिंग निमोनिया, कि आप लोग निमोनिया किस जगह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इन्फेक्शन किस जगह से आपको पकड़ रहा है। तो उसके बेसिस पे एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी का मतलब होता है कि नॉर्मल आप बाहर घूम रहे हो, किसी पर्सन ने खांस दिया, उसके ड्रॉपलेट्स आप में चले गए, आपको निमोनिया हो गया। तो इट इंडिकेट्स निमोनिया अकरिंग इन अ पर्सन इन अ कम्युनिटी। तो अगर निमोनिया आपको कम्युनिटी के बीच में रह के हो रहा है तो वो कहलाता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसमें कॉमन ऑर्गेनिजम्स अलग नहीं है, बिल्कुल वही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वही ऑर्गेनिजम्स कॉमन है।
एक होता है नोसोकॉमिकल निमोनिया। अब नोसोकॉमिकल निमोनिया को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी बोलते हैं। मतलब जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 48 आवर्स अगर आपको हो चुके हैं हॉस्पिटल में, 48 आवर्स 2 दिन तक अगर आप एडमिट हो हॉस्पिटल में, ठीक है, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं, वेंटिलेटर पे, वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं ये वाला निमोनिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आपको हॉस्पिटल में रह के ये निमोनिया हो रहा है तो वो कहलाता है नोसोकॉमिकल निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया वो कहलाता है, ठीक है। और थर्ड होता है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो HIV एड्स के पेशेंट है, ठीक है, जिनमें HIV एड्स हो रखा है। तो जितने भी ये HIV के पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम है, जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी कम में अगर आपको निमोनिया हो जाए तो वो कहलाएगा निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ठीक है। जनरली ये माइकोप्लाज्मा से होता है। मतलब ये समझ लो कि माइकोप्लाज्मा जो होता है आपका, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलाई जो आपका होता है, वो बिल्कुल इसी ताक में बैठा हुआ है कि कब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो और कब मैं अटैक करूं। तो ठीक है, बिल्कुल ये छोड़ता नहीं है मौका। जैसे ही आपका दिखता है कि इम्यूनिटी कम है, बिल्कुल माइकोप्लाज्मा जो है वो अटैक कर देता है और निमोनिया करवा देता है। तो ये होता है निमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, याद रखिएगा। एक आता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। ये बिल्कुल अलग नहीं है। जो हमने हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पढ़ा था ना, तो बिल्कुल हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का ये एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो लोग नर्सिंग होम में काम करते हैं, जो हेल्थ स्टाफ्स होते हैं, तो उन लोगों को अगर ये निमोनिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो वो कहलाता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। देखो लिखा हुआ है, इन्फेक्शन अकरिंग विद इन 90 days ऑफ अ 2 day और अ लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप 2 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो या रह रहे हो, तो अगर आपको 90 दिन के अंदर, 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो वो कहलाएगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। इसे डॉक्टर आपसे हमेशा हिस्ट्री लेगा, वो आपसे पूछेगा कि रिसेंटली आप लोग कहीं एडमिट थे क्या, आपका हॉस्पिटल स्टे था क्या। ये जनरली हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं क्योंकि उनको एक आइडिया लगाना होता है कि किस कारण से निमोनिया आपको हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ये हम पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। सो ओवरऑल देयर वर 3 क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन साइट, बेस्ड ऑन कॉज एंड बेस्ड ऑन मतलब कि कहाँ से फेल रहा है वो, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपोजर, कि कहाँ से आपको एक्सपोजर आ रहा है। तो बेस्ड ऑन साइट कितने तरह की निमोनिया आते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। चलो बताओ, बेस्ड ऑन साइट क्या क्या थे? 3। Yes, very good. And then based on cause? Primary and secondary. Yes. And based on exposure? Nosocomial health. यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम आते हैं स्टेजेस पे, निमोनिया किस तरीके से डेवलप करता है। देखो बड़ी स्टेज है, बड़ी इजी स्टेज है, 4 स्टेज होती है निमोनिया की जो हमको पता होना चाहिए। तो इसको मैं आपको एक इमेज से पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाली इमेज देखना सब लोग, ठीक है, बड़ा इजी है। चारों स्टेजेस अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इस तरीके से निमोनिया हमारी बॉडी में कभी भी होता है। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी एयर स्पेस होती है, तो एयर स्पेस के अंदर नहीं बल्कि इसके बॉर्डर पे आरबीसी आके चिपक गए हैं। आपके आरबीसी जो होते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, वो इस बाउंड्री पे आके चिपक गए हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। कंजेशन का मतलब यही होता है। फिर आती है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। रेड हेपेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो इसमें से जो आरबीसी है, अब वो आरबीसी अंदर आना चालू हो जाते हैं, आपके एयर स्पेस के एल्वेलाई के अंदर आना चालू हो गए। मतलब कि इस स्टेज में आरबीसी ज्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आते हैं, बट डब्ल्यूबीसी थोड़े कम आते हैं। दे आर लेस इन नंबर बट मोर इन नंबर क्या है, आरबीसी है। इस स्टेज का नाम क्या होता है, रेड हेपेटाइजेशन, कि आरबीसी जो है वो बहुत ज्यादा आपके इसके अंदर एंट्री कर गए हैं, आपके एल्वेओलर सैक्स के अंदर। तो ये होती है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। फिर आती है स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। अब इसको ग्रे क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर के जो आरबीसी थे, बॉडी ने उसको मार दिया, आरबीसी को बॉडी ने डैमेज कर दिया, तो बच क्या गए, डब्ल्यूबीसी।
तो अगर WBC का काउंट ज्यादा हो जाए आपके सेल्स के अंदर तो वो कहलाता है ग्रे हेपेटाइजेशन, ठीक है। इसमें WBC होते हैं, फिब्रिन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रे हेपेटाइजेशन। और लास्ट में चाहे बॉडी में किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बॉडी हमेशा उसको हील करने की कोशिश करती है। बॉडी हमेशा ऑटो रिकवरी मोड में होती है, ठीक है। कोई भी डिसीज हो, बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को हील कर सके। आप लोग सिर्फ मेडिकेशन से उसको हेल्प करते हो, उसको बूस्ट अप करते हो, ठीक है। इसलिए लास्ट स्टेज में क्या होता है, वो WBC को भी भगा चुकी है, फिब्रिन को भी भगा चुकी है, मतलब बचा वापस कुछ नहीं है ना। और बाउंड्री पे भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, तो वो हो गया रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वापस से नॉर्मल हो जाना। बट एक दिक्कत हो जाती है कि जब भी ये रीसोल्यूशन की स्टेज आती है तो जो इवेंचुअली जो चीज बचती है वो होती है फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे देखो स्किन कलर था और यहाँ पे देखो पूरा व्हाइट कलर हो गया है। तो व्हाइट कलर क्या डिनोट कर रहा है, फाइब्रोसिस को डिनोट कर रहा है कि बॉडी ने हील तो कर दिया बट बॉडी कभी भी हीलिंग नॉर्मल नहीं करती है। बॉडी हीलिंग करती है कभी भी फाइब्रोसिस के साथ साथ। और फाइब्रोसिस होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्टिफनेस। आपके एल्वुलाई इतने स्टिफ हो चुके हैं कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो रह जाएगी। इसलिए हम लोग मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है। अगर आपने मेडिकेशन नहीं दिया तो इंसान मरेगा तो नहीं, पर ये स्टेज आ जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो जिंदगी भर के लिए उसके लंग्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। इसलिए हम लोग मेडिकेशंस देके इसको इस स्टेज को बनने से रोक देते हैं कि फाइब्रोसिस कम से कम हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी 4 स्टेजेस। देखो मैंने पूरे नोट्स में लिखा हुआ था। सो दोज वर योर स्टेज 1 कंजेशन, स्टेज 2 रेड हेपेटाइजेशन, स्टेज 3 ग्रे हेपेटाइजेशन और स्टेज 4 रीसोल्यूशन, ठीक है। अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी साउंड्स मिलते हैं। तो डॉक्टर्स जो आपके पीठ पे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट एनाट में, है ना, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के ऊपर स्कैपुला के जो इंफीरियर बॉर्डर पे होता है उस पर डॉक्टर स्टेथोस्कोप रख के आपको बोलते नहीं है लंबी सांस लो छोड़ो, तो वो रेस्पिरेटरी साउंड्स को चेक करने के लिए होती है। तो देखो स्टेज ऑफ कंजेशन में आपको सुनाई देते हैं फाइन क्रेपिटेशंस। क्रेपिटेशंस का मतलब होता है क्रैकल्स, जैसे कुछ क्रैकल, जैसे आप स्ट्रॉ से समझो पानी के अंदर हवा छोड़ रहे हो तो कैसे आवाज आती है बबल्स की, तो वो होते हैं क्रेपिटेशंस। तो अगर स्टेज ऑफ कंजेशन है तो आपको क्रेपिटेशंस फाइन सुनाई देंगे। फाइन का मतलब होता है हल्के हल्के से, है ना। अगर स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन पर अगर पहुंच चुके हो तो वही ब्रीदिंग अब आपकी हो जाती है ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीदिंग का मतलब देखो क्या होता है, इस इमेज से समझना। ये देखो ये जो इमेज है ये अलग अलग टाइप्स की ब्रीदिंग की होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है, देखो इंस्पायरेशन का आपको इतना साउंड सुनाई देता है, आप बोलते हैं लंबी सांस लो, तो लंबी सांस लो तो इंस्पायरेशन लंबा हो गया, और फिर छोड़ो तो एक्सपायरेशन हो गया। तो ये तो आपकी नॉर्मल साउंड होती है। बट जब पेशेंट की ब्रीदिंग ब्रोंकियल ब्रीदिंग हो जाती है, देखो ब्रोंकियल ब्रीदिंग में क्या होता है, जब पेशेंट इंस्पायर करता है और जब पेशेंट एक्सपायर करता है तो बीच में बन जाता है गैप। मतलब वो एक स्मूथ रेस्पिरेटरी पैटर्न नहीं होता है। पेशेंट इंस्पायर करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए स्टॉप रहेगा और फिर एक्सपायर करेगा। और इस केस में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों सेम लेवल के हो जाते हैं। उतना ही वो सांस ले रहा है, उतने ही वो सांस को छोड़ रहा है। तो ये कहलाती है आपकी ब्रोंकियल ब्रीदिंग। इसी चीज को ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीदिंग कहते हैं। तो डॉक्टर्स को ये सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में, ठीक है, ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीदिंग। कब? इन केस ऑफ स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन में भी आपको ये सेम ब्रीदिंग सुनाई देगी, ठीक है। तो अगर आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई दे रही है, सो व्हाट डज ब्रोंकियल ब्रीदिंग इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट जो आपका है वो स्टेज 2 और 3 के तरफ बढ़ चुका है। और स्टेज 4 का मतलब होता है कोर्स क्रेपिटेशंस, एंड कोर्स का मतलब होता है खतरनाक वाले, हैवी। तो अगर आपको हैवी क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं तो हैवी क्रैकल्स का मतलब होता है कि फाइब्रोसिस हो चुकी है, रिसोल्यूशन हो चुका है ना। आपके जो एल्वुलाइज है वो स्टिफ हो चुके हैं। तो स्टिफनेस के कारण जो क्रेपिटेशन या जो क्रैकल्स है वो और ज्यादा खतरनाक हाई या लाउड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लंग साउंड्स के बेसिस पे हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सी स्टेज पे आपका पेशेंट करेंटली है। तो ये चीज याद रखना, ये 4 स्टेजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी निमोनिया में, ठीक है। अब यहां तक अगर आपका हो गया ना तो बस इतनी चीजें होती है याद रखने की। अब जो चीजें है वो फटाफट हो जाएगी, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप आते जाएगा। अब देखिएगा क्लिनिकल फीचर्स क्या है। इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बुखार, चिल्स, राइगर। मलेज का मतलब क्या होता है, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं मन से बता रहा हूं। मलेज का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ अनवेल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप फटिग फील करोगे तो फटिग, वीकनेस, मलेज, फीवर, ये सब कॉमन चीज आपको दिखाई देगी इन्फेक्शंस में।
प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा पेशेंट्स को, क्योंकि उसके लंग्स में एफ्यूजन हो रहा है, प्लूर एफ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं। कफ होगा उसको, और कफ में स्प्यूटम निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कि कफ में स्प्यूटम का निकलना, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा, मतलब थिकनेस ऑफ स्प्यूटम का निकलना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। हिमोप्टिसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्प्यूटम, अगर स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हिमोप्टिसिस। तो ये तक हो सकता है सीवियर केसेस में। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनमें कंफ्यूजन मिलेगा आपको, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेंटली थोड़े से कंफ्यूजन में चले जाते हैं, ड्राई कफ होती है उनको। पेशेंट विद अटिपिकल निमोनिया हैव ड्राई कफ, और अटिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल निमोनिया हमेशा बैक्टीरिया से होते हैं, और अटिपिकल निमोनिया वायरस वगैरह कॉज करते हैं। तो अभी जो कोरोना जो निमोनिया कॉज कर रहा है वो अटिपिकल निमोनिया है, इसलिए पेशेंट में आपको ड्राई कफ मिल रही है, ठीक है। कोविड पेशेंट में कौन सी कफ मिलती है हमको? ड्राई कफ, बिकॉज इट इज अटिपिकल निमोनिया, है ना। कभी सोचा नहीं था हमने कि कोरोना वायरस से एक दिन निमोनिया होने लगेगा, पहले नहीं हुआ करता था, पहले वायरस एग्जिस्ट नहीं करता था, इसके दूसरे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। फिर एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको माइल्जियास मिलते हैं। माइल्जियास का माइल का मतलब होता है मसल, और जियास का मतलब होता है पेन। तो जनरलाइज मसल पेन को आप बोलते हो माइल्जियास, है ना। तो एक नया फीचर अभी कोविड में आया है कि कोविड में लोगों के पैर बड़े दुख रहे हैं। आप सुनना है कभी ये चीज कि पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके दोनों पैर बहुत दुख रहे हैं, मतलब उनको मसल्स पेन हो रहा है उनके दोनों पैरों में, हाथों में, ठीक है। तो ये भी इसका एक फीचर है निमोनिया का। तो माइल्जियास। एल्थ्रेल्जियास का मतलब होता है जॉइंट पेन, क्योंकि एल्थ्रेल का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। एल्थ्रेल्जियास मतलब जॉइंट पेन, घुटने दुखना, फिट दुखना, हिप जॉइंट दुखना, ठीक है, ये सारी चीजें। हेडेक्स होगा पेशेंट को, मेंटल कंफ्यूजन होगा, एब्डोमिनल पेन हो रहा है पेशेंट्स को, है ना, डायरिया हो रहा है ना। तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, देखो सारे फीचर्स जो भी कोविड के फीचर्स है वो सारे इसमें लिखना है आपको। कोविड क्या है? निमोनिया है, ठीक है। तो ओवरऑल कोविड के फीचर्स आपको इसमें लिख के आना है। एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे? क्या दिखेगा आपको? पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट हाई हुआ रहेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का हंगर हो रहा है, डिफ्यूजन हो नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा? उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी रेट उसका बढ़ जा रहा है। टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट उसकी बढ़ जा रही है। जब आप चेस्ट एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्रेपिटेशन सुनाई देंगे। क्रेपिटेशन का मतलब होता है क्रैकल्स। अभी हम लोग पढ़ के आए थे, फाइन क्रैकल्स, कोर्स क्रैकल्स, ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ये सारी हमको एब्डोमिनल लंग साउंड हमको सुनाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन, बड़ा इजी था। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इजी है, जो मन में आ जाए वो लिख के वो हमको पता होना चाहिए। देखो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अगर आपके ब्लड में फैल गया तो पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इट कैन लीड टू सेप्टिसीमिया। एम्पाइमा, एम्पाइमा का मतलब होता है पस बन जाना आपके लंग्स में। एंडोकार्डाइटिस, आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है ये, एंडोकार्डियम को इन्फ्लेमेशन करा देगा, तो एंडोकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस, क्योंकि आसपास बहुत सारे ऑर्गन है, तो अगर पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन कर दिया इसने तो पेरिटोनाइटिस। अगर हार्ट की दो लेयर्स को इसने इन्फ्लेमेशन करवा दिया तो पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, एंड एंडोकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। अर्थराइटिस करवा सकता है ये, मेनिंजाइटिस करवा सकता है ये अगर फैल गया तो सीएसएफ में। फिर पैरानिमोनिक इफ्यूजन मतलब प्लूरल इफ्यूजन, सिंपल वर्जन बोलूं तो प्लूरल इफ्यूजन। लंग्स के जो प्लूरल कैविटी होती है, आपकी जो पैराइटल प्लूरा और जो विसिरल प्लूरा होता है, तो उन दोनों प्लूरल कैविटी के बीच में अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो ये चीज भी ये करवा सकता है। ARDS का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पेशेंट को ये कंडीशन भी हो सकती है जिसमें उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, सांस नहीं आती है, एयर अंदर होता है पेशेंट्स को, ठीक है। कैविटेशन और एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है लंग्स के अंदर, और न्यूमोथोरैक्स तक हो सकता है, ठीक है। एयर भर सकती है पूरे न्यूमोथोरैक्स में, न्यूमोथोरैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर निमोनिया को ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स को हो सकते हैं, तो याद रखना। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, स्टेजेस पढ़ी थी, स्टेज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस। अब आ जाओ इन्वेस्टिगेशंस पे। बड़ा इजी है इन्वेस्टिगेशंस। आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो WBC, आप देखो ब्लड टेस्ट में कितनी प्यारी चीज लिखी है। अगर निमोनिया बैक्टीरियल हुआ है,
अगर ये माइकोप्लाज्मा से हुआ है, स्टिफ्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ है, तो इन केस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया यू विल ऑलवेज फाइंड इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट। आपके ब्लड रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस इज द टर्म गिवन फॉर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट एंड ल्यूकोसाइटोपिनिया इज द टर्म गिवन फॉर डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। बट अगर यही निमोनिया वायरस से हुआ है, तो इन केस ऑफ वायरल निमोनिया योर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट विल बी लेस देन 5000। देखो कितनी अच्छी चीज लिखी है कि वायरल निमोनिया में डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है और बैक्टीरियल निमोनिया में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। ये चीज याद रखना। ऐसा क्यों होता है, दिमाग लगाओ, कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों होता है कि वायरल निमोनिया में ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि डब्ल्यूबीसी काउंट गिर जा रहा है। डब्ल्यूबीसी देखो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस। डब्ल्यूबीसी काउंट गिर रहा है, मुझे बस ये सोचो कि डब्ल्यूबीसी बनते कहाँ पे है। डब्ल्यूबीसी जहाँ पे बनते पक्का वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तभी तो डब्ल्यूबीसी काउंट गिर रहा है, डब्ल्यूबीसी बन नहीं पा रहे हैं, है ना। सोचो क्या हो सकता है, वायरल निमोनिया ऐसा क्या कर रहा है बॉडी में, कोई लगा सकता है दिमाग थोड़ा सा सोचो। ऑक्सीजन कम, मतलब ऑक्सीजन कम प्रोवाइड हो रहा है उसकी वजह से। तो उसमें बैक्टीरिया वायरस से क्या रिलेशन हो जाएगा, वो तो फिर बैक्टीरिया में भी हो रहा है ना। चलो पर ट्राई किया, अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। वायरल निमोनिया जो होता है, जो वायरस होते हैं ना, वायरस के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो आपके बोन मैरो पर अफेक्ट करते हैं, वो सीधा आपके बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे जो ये ब्लड सेल्स होती है कहाँ बनती है, बोन मैरो में तो बनती है ना। तो अगर ये वायरल निमोनिया में वायरस क्या करता है, सीधा आपके बोन मैरो को अटैक करता है। तो अगर बोन मैरो को ये अटैक करेगा तो बोन मैरो क्या करती है, डब्ल्यूबीसी को बनाना कम कर देती है। तो ओवरऑल इसमें आपके जो वाइट ब्लड सेल्स काउंट है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। आप देखना कोविड रिपोर्ट्स में आपको किसी में बढ़ा हुआ दिखेगा तो समझना कि वो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है ना। बट अगर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम मिल रहा है तो वो वायरस। देखो ये चीजें बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू ऐसी की ऐसी होने वाली है, ये भी जरूरी नहीं है। यह पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। मैक्सिमम पेशेंट्स में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट कम मिलेगा, किसी किसी में नॉर्मल मिलेगा, किसी किसी में हो सकता है कि हाई तक मिल जाए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसको वायरस ने अटैक नहीं किया है, हो सकता है कि वायरस ने ही अटैक किया है बट उसकी बॉडी की टेंडेंसी अच्छी है कि बोन मैरो को वो डैमेज नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये चीज आपको पेशेंट से कभी भी कोरिलेट करना पड़ती है। ये चीजें थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल ऐसी की ऐसी हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसी कोविड रिपोर्ट्स भी देखी है जिसमें निमोनिया हुआ है बट डब्ल्यूबीसी काउंट हाई आ रहा है। बहुत पेशेंट की मैंने रिपोर्ट देखी है ऐसी। तो जरूरी नहीं कि कम आए, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि हाँ इससे ये हुआ है तो इसका मतलब वायरल ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए आपको आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी होता है। स्प्यूटम एग्जामिनेशन आपको करना पड़ता है। जस्ट वेट अ मिनट। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि ब्लड टेस्ट हमने करा दिया। अब रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से हमको टेस्टिंग कराना पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा था और म्यूकस सिक्रेट हो रहा था। तो ये म्यूकस का अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे कि किस बैक्टीरिया से बेसिकली आपको ये निमोनिया हुआ है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आप बताओ, एंटीबायोटिक्स हम पढ़ के आ चुके हैं सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में। तो एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होती है लोकल स्पेक्ट्रम। तो आप कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हो पेशेंट को, वरना निमोनिया कभी ठीक ही नहीं होगा। तो इसलिए बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ है कि स्टिफ्लोकोकस से हुआ है ना। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक डॉक्टर आपको क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को कवर कर सकती है। बट एक बार आपका ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो जाए, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये माइकोप्लाज्मा से हुआ है, तो परफेक्टली या पर्टिकुलरली फिर आपको मेडिकेशन जो दी जाएगी वो सिर्फ माइकोप्लाज्मा के लिए दी जाएगी, ऐसा। तो इसलिए स्प्यूटम एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्प्यूटम एनालिसिस करने के लिए हमको करना पड़ता है ग्राम स्टेनिंग या जील निल्सन मेथड के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जील निल्सन स्टेनिंग नाम की एक प्रोसीजर होती है, जिसके थ्रू आप रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को टेस्ट करते हो। उसमें म्यूकस, उसमें डब्ल्यूबीसी, उसमें फिब्रिन, क्या क्या चीजें सारी आपको पता चल जाती है। ठीक है, एग्जामिनेशन करने से। स्प्यूटम एनालिसिस आप करोगे तो स्प्यूटम में नो डाउट आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, मतलब कि डब्ल्यूबीसी काउंट्स आपको उसमें हाई मिलेंगे, मैक्रोफेजेस आपको उसमें मिलेंगे,
ये सब चीजें आना ही आना है, क्योंकि ये सब चीजें डिनोट करती है कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस WBC तो आपको मिलना ही मिलना है स्प्यूटम में। स्प्यूटम को करने के लिए स्प्यूटम निकालना जरूरी है। आप स्प्यूटम को आप निकालोगे कैसे, क्योंकि स्प्यूटम तो बहुत अंदर है आपके ट्रैकिया में, डीप इनसाइड। तो स्प्यूटम को निकालने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करना पड़ती है, तो वो होती है परक्यूटेनियस ट्रांसट्रैकियल एस्पायरेशन ऑफ सिक्रीशंस। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू इसको किया जाता है। तो परक्यूटेनियस ट्रांसथोरेसिक निडल एस्पायरेशन, देखो इसकी इमेजेस देखो, ज्यादा से समझ में आएगा इमेजेस देखने से। सी देख पा रहे हो, इंजेक्शन से आप उसके ट्रैकिया के अंदर एक ट्यूब को इंसर्ट किया है, तो वो जो ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीशंस को ड्रेन आउट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या है, ये आपकी परक्यूटेनियस ट्रांसट्रैकियल एस्पायरेशन कर रहे हो आप। दिस इज परक्यूटेनियस ट्रांसट्रैकियल एस्पायरेशन ऑफ योर सिक्रीशंस ऑफ योर स्प्यूटम। तो इस तरीके से आप सैंपल लेके उसकी स्टडी करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भेजते हो, और फिर आपको पता चलता है कि किस बैक्टीरिया ने प्रॉपर इन्फेक्शन करवाया है। क्योंकि एक बार बैक्टीरिया आपका आइसोलेट हो गया कि फिर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर सीरोलॉजिकल एंड एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें आप न्यूमोकोकस को पता लगा सकते हो। देखो, स्प्यूटम एनालिसिस से हम हर टाइप के बैक्टीरिया का पता नहीं लगा सकते हैं, हमको अलग अलग स्टडीज करना पड़ती है। तो जितने भी आपके सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट होते हैं, है ना, जैसे कि IgG एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो स्पेशली न्यूमोकोकस के लिए भी टेस्ट करवाए जाते हैं। न्यूमोकोकल एंटीजेंस को पहचानने के लिए इसके अलग से टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करवाते हैं। रेडियोलॉजिकल स्टडीज में, हाँ बोलो। रेडियोलॉजिकल स्टडीज में आप लोग चेस्ट रेडियोग्राफ्स निकालते हो, चेस्ट एक्सरेज, क्योंकि मैं बता चुका था कि जब भी आप चेस्ट एक्सरे देखोगे इन पेशेंट्स का, तो चेस्ट एक्सरेज में आपको क्या मिलेगी, आपको व्हाइट ओपेसिटीज मिलेगी। देखो, ये होता है एक चेस्ट एक्सरे निमोनिया के पेशेंट का। इसके राइट लंग में देखो, राइट लंग में कितना पूरा व्हाइट ओपेसिटी आपको दिख रही है मिडल लोब में। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसके राइट लंग के मिडल लोब में इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट लंग देखो कितना क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट लंग में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ हो, पूरा ब्लैक ब्लैक एयर दिख रही है। बट वही राइट लंग में बीच में पूरा व्हाइटिश कलर का स्कार टिश्यू दिख रहा है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि मिडल लोब में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जितने एक्सरेज आप देखोगे उतना आपका स्किल्स बढ़ेगी, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निमोनिया के एक्सरे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये वाला एक्सरे है, राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन। ठीक है, इतनी ज्यादा अफेक्ट किया है उसने लंग्स को कि पूरा ऑक्सीजन वहां से उड़ गया है, उस जगह पे वेंटिलेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका, इस तरह से एक्सरेज आप देख पाते हो। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन में, चेस्ट एक्सरे आपने करवा दिया। पल्स ऑक्सीमेट्री तो काफी नॉर्मल चीज है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए आजकल सभी के घर में है ये, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। और हम ABG एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स की जितनी भी डिसीजेस होती है, तो लंग्स में होता है डिफ्यूजन किन दो चीजों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, मतलब कि इन चीजों में दिक्कत तो आई है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में दिक्कत आई है। और अगर बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में दिक्कत आई है, इसका मतलब बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आना बहुत ज्यादा कॉमन बात है। तो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जो मैंने ABG का चैप्टर लिया था एक बार, है ना, तो उसमें चारों टर्म्स की मैंने बात की थी। तो वो चीजों को देखने के लिए हमको करवाना पड़ेगा ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो उसमें हमको PaO2, PaCO2 और H+ कंसंट्रेशन से ये पता लगेगा कि बॉडी में pH कितना है, बॉडी में किस तरीके से कंपनसेशन हो रहा है। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो किस तरीके से बॉडी अपने pH को बढ़ाकर गिरा करके उसको कंपनसेट कर रही है। ये सारी कुछ चीजें हमको पता चल जाएगी ABG एनालिसिस में। ठीक है, तो इतने टाइप्स के इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवाएंगे निमोनिया के पेशेंट्स में। देन वी कम फाइनली टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट एंड इट्स द ट्रीटमेंट। अब आ जाओ ट्रीटमेंट में। पूरी एंटीबायोटिक्स के नाम है इसमें और कुछ नहीं है, टोटल एंटीबायोटिक्स के नाम रटने होते हैं। सबसे पहले देखो एयरवे को चेक करो, ब्रीदिंग को चेक करो, सर्कुलेशन को चेक करो। ये होती है आपकी ABC। कोई भी डिसीज हो, डिसीज की हमेशा होती है ABC। ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।
अगर एयरवे प्रॉपर नहीं है तो आप एयरवे को क्लियर करते हो, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है तो आप उसको मास्क वगैरह चढ़ाते हो, ऑक्सीजन मास्क चढ़ाते हो, वेंटिलेटर पर रखते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आप उसको आईवी फ्लूइड्स चढ़ाते हो, है ना, ब्लड चढ़ाते हो, जो भी आप आईवी फ्लूइड्स आप चढ़ाते हो। तो ये आपको करना पड़ता है। कोई कोई पेशेंट सीवियर निमोनिया से शॉक में जा सकते हैं, उन पेशेंट को सीवियर सेप्टिक शॉक आ सकता है बॉडी में, तो उस केस में आपको आईवी फ्लूइड्स का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाइपोक्सिया अगर बॉडी में हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी अगर बॉडी में हो रही है तो यू हैव टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो पेशेंट को फिर मास्क पे रखा जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि कोविड पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कॉमनली बाईपैप पे रखा जा रहा है ना, बाईपैप आपका पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसका होता है फुल फॉर्म पीईपी। तो बाईपैप पे आजकल पेशेंट को बहुत ज्यादा रखा जा रहा है ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है। एनाल्जेसिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो जो फीचर्स होते हैं ना वही ट्रीटमेंट होता है। तो फीचर में आपने पढ़ा था चेस्ट पेन हो रहा था तो पेन में आप क्या दोगे, पैरासिटामोल, कोडिन, तो ये सब डिफरेंट टाइप के एनाल्जेसिक्स आप पेशेंट को देते हो, है ना। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का मतलब अब आ गई आपकी पूरी एंटीबायोटिक्स। तो देखो एरिथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, इन तीनों को कभी भी अकेला नहीं दिया जाता है, इन तीनों को हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक दवाई लिमिटेड बैक्टीरिया को कवर कर सकती है, बट 3 दवाई का कॉम्बिनेशन वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को कवर कर सकता है। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि किस कारण से हुआ है निमोनिया, है ना, इसलिए आपको ये एंटीबायोटिक्स देना पड़ती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, कि जिस भी कारण से हुआ हो कि थोड़ा बहुत तो आपको असर मिले उसमें। तो देखो आप एजिथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो। बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, वो इन दवाइयों को रेजिस्टेंट होता है, वो इन दवाइयों से ठीक नहीं होता है। तो एक बार आप आपके सिक्रेशंस का एनालिसिस कर लो, आपके स्प्यूटम का एग्जामिनेशन करवा लो, एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ है, तो फिर आप यूज करते हो फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन, ये जो फ्लॉक्सासिन फैमिली होती है, फिर आपको फ्लॉक्सासिन फैमिली देना पड़ती है, ठीक है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हुआ है तो। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऊपर वाली दवाई से काम नहीं बनेगा, ये चीज याद रखना। और ये जो आपकी दवाई होती है, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है, ये इफेक्टिव होती है, टिपिकल हो चाहे अटिपिकल पैथोजन हो। मतलब कि अभी जो ये कोविड चल रहा है, तो कोविड में डॉक्टर्स ये दवाई लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली दवाई फ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलिड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब हम देते हैं पेशेंट्स को। और अलग अलग चीजों के हिसाब से देखो लिखा, मैंने रिकैप में क्या लिखा हुआ है कि अगर निमोनिया अनकॉम्प्लिकेटेड है, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, कैलिथ्रोमाइसिन, ये छोटी छोटी दवाई दे सकते हो, इनसे बात बन जाएगी। बट अगर मॉडरेटली सिक पेशेंट्स है, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है, जो बेड रिडन हो चुके हैं, ठीक है, तो जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट है, जो कि मॉडरेटली सिक है, तो उन पेशेंट में आपको थोड़ी दवाई की डोज बढ़ाना पड़ती है। तो हाई लेवल की दवाई कौन सी होती है, सेफ्रेटेक्सोन, तो इन पेशेंट में सेफ्रेटेक्सोन दी जा रही है, ठीक है। और जो सीवियरली सिक पेशेंट्स है, जो कि वेंटिलेटर पे हो सकते हैं, तो उनमें सेफ्रेटेक्सोन के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा रही है, ठीक है। तो सेफ्रेटेक्सोन के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन में अगर आप दवाई देते हो तो वो सीवियरली पेशेंट में आपको देना पड़ती है। तो ये चीजें हमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जब हम, क्योंकि देखो आपसे कोई भी ये रिपोर्ट पूछ सकता है, आपको कोई भी फैमिली मेंबर आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर सकता है, क्या ये दवाई दी जा रही है, तो एक आइडिया हमको होना चाहिए कि हाँ ये दवाई किन केसेस में दी जा रही है, अनकॉम्प्लिकेटेड में क्या दी जा रही है, मॉडरेट में क्या और सीवियर में क्या, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए पीपीवी वैक्सीन आती है, न्यूमोकोकल पॉलीसेचराइड वैक्सीन, ये आपको न्यूमोकोकस से बचाने का काम करती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शंस न्यूमोकोकस से होते हैं निमोनिया, तो ये आपको सिर्फ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से बचाने का काम करेगी, ठीक है। तो न्यूमोकोकल पॉलीसेचराइड वैक्सीन इज अवेलेबल एज अ प्रोफिलैक्सिस फॉर निमोनिया। और अगर कंडीशन एकदम वर्स्ट हो चुकी है, ठीक है, इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि लंग में खतरनाक लेवल पे फाइब्रोसिस बन चुका है, पेशेंट वेंटिलेटर पे बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह को हटाना पड़ेगा, उस जगह को रिसेक्ट करना पड़ेगा। लंग रिसेक्शन का मतलब होता है कि उस लोब को काट के अलग करो, क्योंकि वहां पे हो चुकी है नेक्रोसिस। हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में, जो थर्ड टाइप एक था वो क्या था, नोजोकॉमिक, वो था हमारा नेक्रोटाइजिंग, जिसको मैंने पढ़ा था नेक्रोटाइजिंग टाइप ऑफ निमोनिया। तो अगर आपका लंग नेक्रोसिस हो चुका है तो उसको रखने का मतलब नहीं है, उसको अलग करो वहां से हटा के, क्योंकि वो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, सेप्टिसीमिया करवा सकता है, तो उस केस में आपको करना पड़ती है लंग की सर्जरीज। तो देखो लंग की ये सर्जरीज होती है, ये इमेज में देखना,
देख रहे हो, देख पा रहे हो जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट ये सर्जरी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक सर्जरी हम लोग आगे डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ नाम याद कर लो कि देखो लोबेक्टॉमी, इसमें क्या हुआ है, पूरा का पूरा लोब ही हटा दिया। देखो अपर लोब जो था उसको हटा दिया, सिर्फ मिडल लोब बचा और लोअर लोब बचा, है ना। तो अपर लोब में इन्फेक्शन इतना हो गया था कि उसको हटाना पड़ा, नेक्रोसिस में चला गया था। एक होती है न्यूमेनेक्टॉमी। न्यूमेनेक्टॉमी का मतलब होता है पूरा का पूरे लंग को ही हटा दिया, मतलब पेशेंट केवल एक लंग पे है जैसे एक किडनी पे होते हैं वैसे एक लंग पे है, ठीक है। ट्यूमर के केसेस में बहुत कॉमनली एक की जाती है। एक होती है वेज रिसेक्शन। वेज का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा काट के निकाला है, बस जो सड़ गया था, जो नेक्रोटाइज हो गया था, छोटा टुकड़ा काट के निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं वेज, क्योंकि ये शेप ना, ये वेज शेप कहलाता है। और एक होती है सेगमेनेक्टॉमी। अगर आप किसी लोब के सेगमेंट को सरका दो, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये आपका अपर लोब है, अगर आप अपर लोब के एक सेगमेंट को हटा दो, अलग कर दो काट के, तो वो कहलाती है सेगमेनेक्टॉमी। तो सेगमेनेक्टॉमी किसी भी लोब में हो सकती है। हो सकता है कि मिडल लोब का कुछ हिस्सा आपने काट के हटा दिया हो, लोब का कुछ हिस्सा काट के आपने हटा दिया हो, जैसे इस केस में अपर लोब का हिस्सा आपने काट के हटा दिया, तो वो होती है सेगमेनेक्टॉमी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन कि कौन सा लंग का पार्ट उसका डैमेज हुआ है, यू कैन परफॉर्म लोबेक्टॉमी, न्यूमेनेक्टॉमी, वेज रिसेक्शन और इवन सेगमेनेक्टॉमी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर्स हमारे लंग्स में एज अ एंड और लाइफ सेविंग प्रोसीजर कहलाती है, आपको सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस जैसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर हमारे निमोनिया के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज निमोनिया के बारे में? हमने पढ़ा था डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन 3 टाइप में, डिपेंडिंग अपॉन द साइट, एल्वुलर, इंटरस्टिशियल और ब्रोंको, डिपेंडिंग अपॉन एटियोलॉजी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डिपेंडिंग अपॉन एंड सुपरेटिव, है ना, एंड डिपेंडिंग अपॉन मोड, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में और हेल्थ केयर एसोसिएटेड। एंड देन हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, देन स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन एंड देन लास्ट स्टेज ऑफ रिसोल्यूशन। एंड देन हमने पढ़े थे क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड फाइनली ट्रीटमेंट। तो देखो इतनी सारी चीजें हमारे पास हो चुकी है ना निमोनिया को लेके। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरे निमोनिया के बारे में। आई होप सभी को समझ में आया हो, चैप्टर आया सभी को समझ में? ओके तो अब जो आप लोग जितना हो सके ना कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखना। तो रिपोर्ट्स में जब आप HRCT स्कैन पढ़ोगे उनका, तो HRCT स्कैन में आपको उसमें एक स्कोर दिया होता है जिसमें 25 नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 25 में से एक स्कोर पेशेंट को अलॉट किया जाता है। अब देखो ये कैसे किया जाता है। चलो आप लोग आपके माइक्स ऑन करो, मुझे बताओ राइट लंग में कितना लोब होते हैं? हाउ मेनी लोब्स इन राइट लंग? 3 lobes, upper, middle and lower. And there are how many lobes in left lung? Only 2. मतलब टोटल अपने पास 5 लोब हो गए, राइट लंग के 3 लोब और लेफ्ट लंग के 2 लोब, तो टोटल 5 लोब हो गए अपने पास। और हर लोब को 5 का स्कोर दिया जाता है, 5 का स्कोर हर लोब को दिया जाता है, इसलिए 5 × 5 वो होता है 25। तो 25 का मतलब क्या होता है कि हर लोब का 5-5 का स्कोर। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो निमोनिया ने कितने लोब्स को अफेक्ट किया है, अगर उसने समझो अपर लोब को 50% अफेक्ट किया है, तो अपर लोब का स्कोर कितना था? 5, है ना। तो 5 का 50% क्या हो गया? 2.5। इसका मतलब 2.5% इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं कि कितना परसेंट लोब आपके राइट और लेफ्ट लंग में कौन कौन से लोब अफेक्ट हुए हैं। तो आप लोग देख पाओगे कि रिपोर्ट्स में लिखा हुआ रहता है कि राइट अपर लोब का स्कोर 2, लेफ्ट अपर लोब का स्कोर 1, फिर राइट मिडल लोब का स्कोर 4, है ना। तो इस तरह से, तो अगर वो स्कोर 5 हो इसका मतलब डेंजरस, अगर वो स्कोर कम हो मतलब अच्छी बात है। और फिर उन सबको प्लस किया जाता है, उन सब स्कोर को आपस में प्लस किया जाता है, तो जो टोटल नंबर आता है वो होता है हमारा HRCT का सीवियरिटी स्कोर। तो आप देख पाओगे कि अगर 25 में से किसी का स्कोर आ रहा है 7 और लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब होता है कि माइल्ड, निमोनिया माइल्ड है ना, लेस देन 10। अगर यही स्कोर 10 से ज्यादा या 17 से कम या 16 से कम अगर आ रहा है तो मॉडरेट, है ना। बट अगर यही स्कोर 16 या 17 के ऊपर आ रहा है ना, 25 में से अगर 16 से ज्यादा आ रहा है स्कोर, मतलब कि पेशेंट को सीवियर निमोनिया है ना, सीवियर कोविड पेशेंट है वो।
तो इस तरीके से पता लगाया जाता है। तो HR CT स्कैन की रिपोर्ट्स आप जब भी देखोगे तो आप उसमें ये स्कोर पाओगे, 25 में से इतना स्कोर है ना, तो उसके बेसिस में हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन 3 कैटेगरी में पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो वो निमोनिया का स्कोर होता है कि निमोनिया ने कितने लंग लूप्स को डैमेज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो स्कोर अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर निमोनिया का ओवरऑल। ठीक है, तो आप किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे प्राइवेट मैसेज में DM कर देना। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब हम सीधा नेक्स्ट वीक मिलेंगे यार, क्योंकि वो सुरभि एक्चुअली आ नहीं पा रही है, उसकी तबीयत अभी खराब चल रही है, तो उसको रिकवर होने देते हैं, फिर हम दोनों वापस साथ में लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, सुरभि और मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा गैप ले लेते हैं, विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक ओनली। नेक्स्ट वीक से हम लोग चालू करेंगे वापस से। और जो हमारे PT कार्डियो के जो टॉपिक्स बचे हुए थे, जिसमें ACBT टेक्निक थी, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी, और आपकी पॉस्चरल ड्रेनेज पोजीशंस थी, ये हम लोग कवर अप करेंगे अगले बार। ठीक है, तो चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।